जय हिंद साथियों, स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम लोग आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों पे आज से शुरुआत होगी, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यह जो चैप्टर रहेगा, आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी ग्रुप डी से लेकर आपकी यूपीएससी तक की ही क्यों ना हो, नेट जीआरएफ का ही क्यों ना हो, इससे सवाल जो हैं बनते ही बनते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ क्या है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। हम लोग पृथ्वी के ऊपरी बाहरी आवरण में, फिर चाहे वो पठार हो, मैदान हो, पर्वत हो, झील हो, तालाब हो, जितनी भी चीज़ें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उनके बारे में हमको अध्ययन करना तो बड़ा ही आसान होता है या लगता है। लेकिन जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है, आखिर उसके बारे में हमको कैसे जानकारी प्राप्त होगी या उसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई एक डिब्बा है और हमने कहा कि इस डिब्बे के ऊपर कुछ लिखा है। इस डिब्बे के ऊपर मान लीजिए स्वाध्याय एजुकेशन लिखा है, और यह डिब्बा जो है गिफ्ट के रूप में आपके पास पहुंचा। यह जो डिब्बा है गिफ्ट के रूप में आपके पास पहुंचा डिब्बा है, उस पर लिखा स्वाध्याय एजुकेशन। तो आप लोग सीधे डिब्बे को देखकर यह बता सकते हैं कि यह डिब्बा किसका है या कहां से आया है या इस पे क्या लिखा है। लेकिन जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, तब तक इसके अंदर क्या है कैसे आपको पता चलेगा, है ना। तो ऐसे ही पृथ्वी के बारे में कुछ है। अब इसको या तो खोलिए या तो इसको खोलिए, है ना, तब तो इसके बारे में पता चलेगा। या तो कोई दूसरा तरीका देखिए कि कैसे इसके बारे में पता चल सकता है। या तो आप हमसे पूछिए कि इसके अंदर क्या है ना। 2-3-4 तरीके हो सकते हैं इसको जानने के लिए। लेकिन पृथ्वी के केस में ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी को हम लोग खोल दें और कहें कि भैया ये ऐसी चट्टान यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे ऐसी चट्टान पाई जा रही है, यहाँ से हमारा मेंटल शुरू होता है, यहाँ से हमारा कोर शुरू होता है। कोर जो है तरल अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में पता लगाना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी आजकल मानव के लिए नहीं रहा है। तो असंभव नहीं रहा है, तो इसके लिए हमने कौन कौन से तरीके अपनाए। तरीकों का अर्थ अगर देखें तो तरीकों का मतलब हमने कौन कौन से स्रोत अपनाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कैसे हमको पता चला। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानने के लिए हम लोग 3 स्रोतों पर निर्भर हुए। यानी कि 3 स्रोतों के द्वारा हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे। तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला आपका प्रत्यक्ष स्रोत, या इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। दूसरा हमारा जो हो जाएगा अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएंगे सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट सोर्स या नेचुरल सोर्स, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट सोर्स, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स, और इसको हम लोग
थ्योरी के रूप में देखेंगे। तो एक एक के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, बहुत जल्दीबाजी में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपने सुना होगा, चाहे वो स्वेस महोदय हों, स्वेस महोदय की भी यहीं चर्चा करेंगे। फिर चाहे वो सियाल, आपने जरूर सुना होगा, सियाल, सिमा, निफे, आपने खूब सुना होगा। लेकिन उनके अंदर हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़ना, स्वेस महोदय ने क्या योगदान दिया इसके बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो देख लेते हैं कि प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें, प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहां पे लिखा है डायरेक्ट सोर्स और नेचुरल। प्राकृतिक और डायरेक्ट सोर्स का अर्थ यहां पे ये निकलता है, जो चीजें हम लोग देख पाते हैं, जो चीजें हम लोग देख पाते हैं या जिन चीजों से हम लोग सीधा सीधा ये पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी, कहीं पे जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से लावा निकलता है, वही लावा जो धरातल के अंदर जब होगा तो मैग्मा कहलाता है। तो मैग्मा आता कहां से? हमको पता है मैग्मा जो आता है वो पृथ्वी के भूगर्भ से आता है। अब पृथ्वी के भूगर्भ से जब आएगा तो क्या होगा, जैसे हमने बताया कि स्वाध्याय एजुकेशन का एक डिब्बा है, उसके अंदर कुछ रखा है और हमने कुछ उसके अंदर से हमने आपको निकाल के दे दिया, कोई एक्स वस्तु जो है निकाल के दे दी, तो आप कम से कम यहां तक तो तय कर पाएंगे कि इस डिब्बे के अंदर हो ना हो कुछ यही चीजें इसके अंदर रखी हैं। अब पृथ्वी के धरातल से जब मैग्मा आया अंदर से लावे के रूप में, तो हमको लावे का जब हम निरीक्षण करेंगे तो लावे के निरीक्षण के बाद हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि लावे के अंदर क्या क्या है। मान लीजिए लावे के अंदर कौन कौन से गुण हैं या कौन कौन सी चट्टानें हैं। जब ज्वालामुखी आता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, उनका प्रेशर क्या है, यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग इसके बारे में निरीक्षण करने के बाद में हम लोग निकाल पाते हैं। तो जब वो चीजें भूगर्भ से आ रही हैं तो हम लोग क्या ये नहीं तय कर पाएंगे कि भूगर्भ में भी कुछ ऐसा कुछ रहा होगा या है। तो प्रत्यक्ष यानी कि हमको सीधे सीधे साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, इसलिए यह जो है प्रत्यक्ष में आएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो भूकंप, अभी हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाने के लिए हम ये चीजें आप तक बता रहे हैं आपको। तो इसके साथ हम भूकंप भी देखेंगे, भूकंप किस तरीके से भूकंप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है, कैसे भूकंप से निकली हुई किरणें जो हैं उनकी क्वालिटीज के या उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पे हमने कैसे ये तय कर लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा भाग ठोस है, कौन सा भाग तरल अवस्था में है। तो भूकंप विज्ञान सबसे जो प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में उभर के आता है, तो किस तरीके से आता है यह भी हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत, जिनको इनडायरेक्ट या आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल जो सोर्स हैं ये हम लोग अपनी जो मानसिक क्षमता या अपने आप हम लोगों ने इनको तैयार किया है। कैसे तैयार किया है? यूं ही तो बैठे नहीं थे कि हमने सोचा कि पृथ्वी के अंदर जो है ऐसी सी चीजें पाई जा रही हैं, तो ऐसे तो हमने बता नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ निरीक्षण हुआ होगा, कुछ चीजें देखी गई होंगी, और जब चीजें देखी गई तो क्या हुआ, उनके बारे में गणना हुई। यानी कि ये जितने आर्टिफिशियल सोर्स हैं ये सब गणना के आधार पे हम लोगों ने अपने तरीके से डिजाइन किए या हम लोगों ने अपने तरीके से बताए। फिर उसमें चाहे डेंसिटी हो या टेम्परेचर हो, डेंसिटी हो या टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, फिर चाहे डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, यह सब गणना के बाद हम लोगों ने इन चीजों को दिया कि पृथ्वी के अंदर अंतरतम पे या पृथ्वी के केंद्र पे, पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पे या पृथ्वी के अंदर जो है मेंटल का या कोर का इतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। आप लोग प्रत्यक्ष में लावे का टेम्परेचर नाप के हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं, है ना। तो किस तरीके से आर्टिफिशियल जो सोर्स हैं हमारी मदद करते हैं ये भी हम लोगों को देखना है। आर्टिफिशियल सोर्स में जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है, कि जो हमारे तेल कुएं होते हैं या
हमारे तेल कुएं होते हैं या फिर सोने की खदानें होती हैं, सोने या फिर कोयले की खदानें, कोयले की खदानें जब ये बहुत गहरी गहरी इनके अंदर माइनिंग की जाती, बहुत गहरी गहरी बहुत गहरे नीचे जाने के बाद में, गहराई पे जाने के बाद में हम लोग इनमें जो चेंजेस आते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए तेल का कुआं कोई 2 किलोमीटर खोदा गया, कहीं पे 2 किलोमीटर कोई गड्ढा खोदा गया, अब 2 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग जब धरातल से नीचे गए तो हमने देखा कि 2 किलोमीटर के बाद में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस के आधार पे एक हमने यह तय किया कि अगर 2 किलोमीटर पे चेंजेस आ रहे हैं तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है, तो वैसे ही हम लोगों ने गुणा भाग करके हमने केंद्र के बारे में एक जानकारी हमने जुटा ली। तो ये भी रहेगा, क्या रहेगा, हमने अप्रत्यक्ष तरीके से भी हमने इसको हमको देखना है। तीसरा जो रहेगा सिद्धांत, कि आखिर सिद्धांत कैसे हमारी मदद करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। आप अगर जो पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमने सारे सिद्धांतों के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति से सारे सिद्धांतों के बारे में हमने बता रखा है। फिर वो चाहे ग्रहण परिकल्पना हो या फिर आपकी कोई दूसरी हो, जैसे ऑटो श्मिट की आपकी हो जाएगी, ऑटो श्मिट की परिकल्पना हो, चैम्बरलिन हो, मॉल्टन हो, है ना, इन सबकी जो परिकल्पनाएं हैं, इन सबके जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत हमको क्या क्या बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी किन चट्टानों से कैसे कैसे बनी, तो वहां से भी कुछ ना कुछ हमको मदद मिल जाती है। लेकिन सिद्धांत इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, इस सिद्धांत को हमने पहले ही कवर कर लिया है। कहां पे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, जब सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तब वहीं पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो हमारे लिए यहां पे ये चीजें डिस्कस नहीं करनी, हमको सिर्फ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत पे निर्भर होकर हमको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अर्थ का, वो हमको देखना है। तो चलिए एक एक हम लोग देखते हैं कि क्या है प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, हमने जान लिया अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। इनमें दबाव, घनत्व और तापमान किस तरीके से हमको देखने को मिलता है, कौन से सवाल बन जाते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पे भी सवाल आपको मिल जाएंगे कि सबसे जो प्रमाणिक स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, वो कौन से स्रोत हैं, तो वो जो है प्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में निम्न में से कौन सी चीजें आएंगी, ये भी यहां से बन सकता है ना। तो कैसे कैसे सवाल बनेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके बाद में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, डिस्कस करेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत को। क्यों, क्योंकि अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 3 चीजें देखी, हम लोगों को 3 चीजें देखना है। पहला तो दबाव यानी कि प्रेशर, दूसरा हमारा है घनत्व यानी डेंसिटी, और तीसरा जो हमारा है वह है तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो किस तरीके से दबाव, घनत्व, तापमान में चेंजेस आ रहे हैं, ये हमको देखना है। तो दबाव के लिए हम लोग बहुत अच्छा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके सभी के पास में किताबें होंगी, आप किताबें कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। तो आप क्या करिए, उन किताबों के बीच में आप अपना हाथ फंसाइए, यानी कि 2 किताबों के बीच में आप अपनी उंगलियां रखिए, यहां पे अपनी उंगलियां रखिए, आप उसके दबाव का या उसके वजन को महसूस करिए। उसके बाद आप सबसे निचले हिस्से में या सबसे निचली जगह पे आप अपनी उंगलियों को रखिए और उसके बाद उस दबाव को या उस वजन को महसूस करिए। तो आप पाएंगे कि यहां पे जो दबाव था वो कम था और यहां पे जो दबाव था वो ज्यादा था।
तो इस संदर्भ में क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे दबाव बढ़ेगा, बढ़ेगा। यानी कि पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी की यह क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे 6371 किलोमीटर 6371 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जाने तक क्या हम लोग ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब, समुद्र, नदियां जितना भी है उनका भार, उसके बाद उसके नीचे जो मैग्मा जमा है उसका भार, फिर जो अंदर उसकी चट्टानें हैं उनका भार, तो क्या हम यह मान सकते हैं कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे दबाव बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका एक और बेहतर उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कल्पा की घाटी, कल्पा की घाटी में कल्पा की घाटी में हमने देखा कि जो कोयले की खदानें हैं, कोयले की खदानें जो हैं 4 से 6 किलोमीटर तक यहां पे खोदी गई और 4 से 6 किलोमीटर में नीचे जाने पर हमने पाया कि दबाव में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है। हमने तेल कुएं हैं वो लगभग 12 किलोमीटर तक हमने खोदे और उसमें भी हमने यही पाया कि दबाव में निरंतर बदलाव आ रहा है। और जब निरंतर दबाव में बदलाव आएगा तो डेंसिटी यानी कि घनत्व में चेंजेस जरूर आएगा, यानी कि डेंसिटी जो है उसकी बढ़ेगी। ठीक बात। तो कैसे बढ़ेगी डेंसिटी, ये भी देखते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दबाव है यानी कि प्रेशर जो हमारा लगेगा, प्रेशर एक समय के बाद में कितना भी आप लगा देंगे उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि एक समय के बाद में उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं आएगा और किसी भी वस्तु पे एक समय के बाद में दबाव आप नहीं डाल सकते या उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। घनत्व हम लोगों को पता है, या हम 3 चीजें लिखते हैं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन अगर हम ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं हम इसके, या किसका है, ऊपरी क्रस्ट का। अगर हम इसके नीचे बात करें तो नीचे अंतरतम पर यानी कि कोर का जो घनत्व है वहीं जाके 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलता है। यह घनत्व इतना ज्यादा कैसे बदल जाता है, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए और हम लोग कैसे देखेंगे कि यह घनत्व जो है कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया। तो इस घनत्व का एक मात्र बढ़ने का कारण है दबाव। दबाव ज्यों ज्यों ज्यादा होगा घनत्व में परिवर्तन आएगा, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और वहीं कोर पे जाके 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमको देखने को मिलता है। अच्छा, जब घनत्व और दबाव में ज्यादा अंतर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व जब बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। अब तापमान कैसे बढ़ेगा, देखिए तापमान बढ़ने के प्रमुख कारण एक तो दबाव, घनत्व और पृथ्वी के अंदर मौजूद जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ,
यानी कि पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ने के 3 प्रमुख कारण दबाव, घनत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ। कैसे? देखिए, पृथ्वी के धरातल से जब हम ऊपरी धरातल से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हम पाएंगे कि पृथ्वी के प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति 32 मीटर नीचे गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है और वह तापमान जो है, यह तापमान प्रति 32 मीटर 100 किलोमीटर तक चलता है। यानी कि 100 किलोमीटर तक हम लोग जब गहराई में जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 100 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे, यानी कि 100 किलोमीटर के बाद में यह तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर पे हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं हम लोग जब 200 किलोमीटर तक यह प्रक्रिया चलेगी, 100 से 200 किलोमीटर तक यह प्रक्रिया चलेगी, लेकिन जैसे ही हम 300 के बाद देखेंगे, 300 किलोमीटर के बाद में यह प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी और प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति 1 किलोमीटर पे हमको देखने को मिलेगा। यानी कि तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि धरातल से अंदर जाने पर दबाव यानी प्रेशर, घनत्व यानी डेंसिटी और तापमान यानी कि टेम्परेचर तीनों ही बढ़ते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जाने पर दबाव बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के एक और प्रमुख कारण हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये तो रही पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत, जिनसे हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे क्या है। देखिए, जब कोर का इतना ज्यादा घनत्व है, तो हम लोगों ने यह भी देखा कि जब बहुत ज्यादा दबाव होगा तो घनत्व बढ़ेगा और जब घनत्व बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा। तो जब तापमान हमने देखा तो इसके कोर पे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान हमने देखा। अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। तो जब इतना ज्यादा तापमान है तब तो यहाँ पे जितनी भी चट्टानें हैं तरल अवस्था में होनी चाहिए, है ना। एक तो ये निष्कर्ष निकला। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि हो ना हो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है वो पृथ्वी के अंदर मौजूद भारी धातुओं की वजह से है। यानी कि यह भी अनुमान लगाया गया कि कोर का अत्यधिक घनत्व होने का कारण यह है कि कोर जो है यह कहीं ना कहीं भारी धातुओं से मिलकर बना है, यानी कि लोहे यानी कि निकल जैसी धातुओं का मिलकर बना है, जिसका लोहे का खुद का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह भी चीज निकल के आई। ऊपरी घनत्व का कम होने के कारण हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं यह जो है हल्के धातुओं यानी कि सिलिका, मैग्नीशियम इत्यादि धातुओं से मिलकर बना होगा या पदार्थों से मिलकर बना है। इसलिए हमने इस चीज के बारे में हम लोग जान पाए कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो एक तो यह था अप्रत्यक्ष स्रोत जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रत्यक्ष स्रोत की। अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष स्रोत की। लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत के आने के पहले हम लोग थोड़ा सा एडवर्ड स्वैस के बारे में जान लेते हैं कि एडवर्ड स्वैस महोदय ने क्या क्या बताया। देखिए, जो एडवर्ड स्वैस महोदय थे
एडवर्ड स्वैस महोदय जो थे, इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है यानी कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इसको इन्होंने 3 परतों में बांट दिया। इसको इन्होंने 3 परतों में बांटा। पहली को इन्होंने, सबसे ऊपरी परत को इन्होंने कहा सियाल, दूसरी परत को इन्होंने कहा सीमा और तीसरी परत को इन्होंने कहा निफे। सियाल, सीमा, निफे, या किसने कहा? या कहा एडवर्ड स्वैस महोदय ने। तो इसका अगर जो हम एक भाग उठा के इतना देखें, इसके एक टुकड़े को उठा के देखें, तो हम लोग 6371 किलोमीटर की गहराई तक कौन कौन सी परतें पाएंगे? पहला जो है सियाल, दूसरा जो सीमा और तीसरा जो है निफे। सियाल जो है, अंग्रेजी में इसको SIAL सियाल, सीमा जो है SIMA सीमा, निफे NIFE निफे। इन्होंने इतना आसान कर दिया इस चीज को कि जो परत सियाल है, जो परत सीमा है, जो परत निफे है, या किन किन चट्टानों से मिलकर बनी है या कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी है। तो जो सियाल है, सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की यहां पे बहुलता है। जो ऊपरी जो सियाल परत है, यानी कि जिसको क्रस्ट आगे चल के हम अभी बोलेंगे, तो जो क्रस्ट है वो पृथ्वी की, इसमें कौन सी चीजों की बहुलता है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। वहीं सीमा की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं निफे की बात करें तो इन्होंने एक कारण यह भी बताया था चुंबकीय शक्ति का, कि यह जो भारी धातुओं से बना होगा, यानी कि जो निफे है वो निकिल प्लस फेरम जैसी धातुओं से मिलकर बना है। तो यह था, ये तो थे एडवर्ड स्वैस महोदय, जिन्होंने सियाल, सीमा, निफे यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहली बार किसी ने परतों के रूप में बांटकर इसके बारे में अध्ययन करके हम लोगों के सामने या दुनिया के सामने एक खाका प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं कहेंगे या बहुत ज़्यादा सही भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सटीक जानकारी दे रहा था। अब सोचिए कि उस समय में ये सारी चीज़ें आई जब बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास तकनीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी किसी ने इतना ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करके इतना सब कुछ दिया, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी था हमारे लिए। यानी कि यहाँ से एक नींव पड़ गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए। फिर लोगों ने खूब आगे चल के मत आए, तो हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत देखेंगे कि क्या है प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो प्रमुख रूप से दो हैं। एक तो ज्वालामुखी, दूसरा हमारा भूकंप विज्ञान। दूसरा हमारा कौन सा है? भूकंप विज्ञान। तो ज्वालामुखी, उद्गार और भूकंप विज्ञान यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, और दूसरा आपका सिस्मोलॉजी। इनके द्वारा हम लोग कैसे बात करेंगे? तो ज्वालामुखी उद्गार में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर कोई ज्वालामुखी फटा, इसमें से लावा निकला,
लावा जो निकलेगा इसका जब हम निरीक्षण करेंगे या इसके ऊपर जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो इसके तापमान की गणना करेंगे, तापमान को देखेंगे कितना तापमान है, इसमें निकले पदार्थ कौन कौन से हैं, इसमें निकली गैसें कौन कौन सी हैं, है ना, इसमें निकली गैसें कौन कौन सी हैं या इनकी प्रकृति क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो ये एक आइडिया लगा पाएंगे कि पृथ्वी, देखिए लावा जो है पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, तो पृथ्वी के अंदर से अगर लावा आ रहा है तो ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर रही होंगी, है ना, तभी तो आ रहा है। और जो है दबाव भी देखेंगे कि दबाव देखेंगे, दबाव किस तरीके से देखेंगे कि दबाव कितना तेजी से जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इतनी तेजी से लावा जो फट के बाहर आ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है और कैसे है। तो ये सारी चीजें लावा के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। दूसरा जो है भूकंप विज्ञान यानी कि सिस्मोलॉजी, इसमें देखिए सबसे अगर कुछ प्रमाणिक साक्ष्य है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे कुछ अगर प्रमाणिक है तो भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान कैसे, भूकंप विज्ञान किस तरीके से भूकंप विज्ञान से हमको पता चलता है। देखिए एक तो यह सबसे नवीनतम एवं प्रमाणिक साक्ष्य है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे नवीनतम और सबसे प्रमाणिक साक्ष्य जो है वह है भूकंप विज्ञान। भूकंप जब भी आता है तो भूकंप से तीन तरह की तरंगे निकलती हैं। पहली जो होती है पी वेव, दूसरी जो होती है एस वेव और तीसरी जो है वह है लव वेव, यानी इसको कहते हैं धरातली तरंग। पी वेव को हम लोग प्राथमिक तरंग, एस वेव को द्वितीयक तरंग और लव वेव को धरातली तरंग कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक तरंग की कोई ना कोई विशेषता है। तो जैसे पी वेव की बात करें तो पी वेव जो है या जो है तीनों माध्यम में यानी कि ठोस, द्रव और गैस या जो है तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती है, यानी कि या जो तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। एस वेव जो है, एस वेव क्या है, यह सिर्फ ठोस में चल सकती है और किसी माध्यम में नहीं चल सकती। धरातली तरंग भी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पे हमने यह जान लिया कि पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है वो किस तरीके से पिघली अवस्था में है, ठोस जो अंतरतम भाग है वो आधा ठोस और आधा तरल अवस्था में है। कैसे पता चल गया, ये हम लोग भूकंप विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। तो हमने यहां से पता कर लिया कि पी वेव जो है, देखिए इन तरंगों के डिटेल में, इन तरंगों की डिटेल जो है वो भूकंप में ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग जान लेते हैं कि पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, एल वेव क्या है। देखिए जो पी वेव है यह सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग है, सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग है। और जितना ज्यादा घनत्व बढ़ेगा उतनी ज्यादा इसकी गति बढ़ेगी, जितना ज्यादा दबाव बढ़ेगा उसकी उतनी ज्यादा इसकी गति बढ़ेगी। द्वितीयक तरंग जो है, यह जो है प्राथमिक तरंग से जो है धीमी चलती है और धरातली तरंग सबसे धीमी चलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, नुकसान जो पहुंचाती है वो हमारी धरातली तरंग ही पहुंचाती है।
तो ये तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए इन विशेषताओं के आधार पे किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जब भूकंप आता है तो जहां पे भूकंप आता है इसको कहते हैं भूकंप मूल या फोकस। भूकंप मूल या फोकस पृथ्वी का कोर। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए यहां से भूकंप आया और भूकंप आने के बाद में यहां से जो तरंगे हैं वो निकली। देखिए धरातली तरंग सिर्फ धरातल के ऊपर चलती इसलिए उसका नाम धरातली तरंग है। और जो पी और एस वेव हैं इनको बॉडी वेव बोलते हैं। बॉडी वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में चलती हैं इसलिए इनको बॉडी वेव बोलते हैं। तो मान लीजिए ये जो हैं पी वेव निकली। ये कौन कौन सी हैं? पी वेव है। अब पी वेव की खासियत तो है तीनों जगहों पे चलने की, यानी कि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में चलने की। लेकिन पी वेव क्या है? जहां भी द्रव आता है वहां पे इनकी गति मंद हो जाती है, यानी कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो जब ये कोर वाले भाग में पहुंचेंगी तो इनके मार्ग में विचलन आ जाएगा और क्या होंगी? ये अपने मार्ग से भटक जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन एक बनता है कि कौन सी तरंगे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो बहुत लोग गलत कर देते हैं, एस वेव लगा देते हैं, जबकि एस वेव तो समाप्त हो जाती है। एस वेव तरल भाग से निकलती ही नहीं है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो प्राथमिक तरंग यानी कि पी वेव है। और जब एस वेव है, एस वेव का जो है यहां पे एस वेव के लिए हम लोग बना लेते हैं। यहां से भूकंप हुआ, अब यहां से तरंगे निकली। जैसे ही ठोस भाग तरल भाग आएगा, ठोस जब तक रहा तब तक ये गमन करती है। जैसे ही तरल भाग आया यहां पे ये सब गायब हो जाती हैं और गायब होने के बाद में ये क्या होता है इनका, ये यहां से गमन नहीं कर पाती हैं, यानी कि आंतरिक भाग के आंतरिक कोर से जो है, यानी कोर वाले भाग से जब वहां पे तरल अवस्था है, जहां पे मेंटल की अवस्था है, वहां से गमन नहीं कर पाती हैं। और ये वाला जितना क्षेत्र है, ये वाला जितना क्षेत्र है या इसका एस वेव का छाया क्षेत्र बनता है। और यहां पे देखिए, यहां पे इस वाले भाग में पी वेव नहीं पहुंचती हैं, इसलिए यहां पे पी वेव का छाया क्षेत्र बनता है। इसलिए जो पी वेव छाया क्षेत्र है, पी वेव छाया क्षेत्र है वो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक देखने को मिलता है। पी वेव शैडो जोन यानी कि पी वेव छाया क्षेत्र। पी वेव जो छाया क्षेत्र है वो 105 से 145 देखने को मिलता है। वहीं एस वेव देखिए काफी दूरी में नहीं निकल पा रही है, इसलिए जो है यह 105 से 105 डिग्री तक जो है इसका छाया क्षेत्र मिलता है। किसका? द्वितीयक या एस वेव छाया क्षेत्र, एस वेव छाया क्षेत्र। तो यह जो है एस वेव शैडो जोन जो है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री या कहीं कहीं पे 103 डिग्री भी मिल जाता है। 103 डिग्री से 103 डिग्री और इसमें 103 डिग्री से 143 डिग्री भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। वो आपके ऑप्शन पे रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आया है। तो भूकंप विज्ञान से यह सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, इसलिए क्योंकि यहां से जो है एस वेव गमन नहीं कर पाती हैं, इसलिए यह सिद्ध हो जाता है। और इनकी बदलती गति के हिसाब से हम लोग यह भी तय कर पाते हैं कि इनका घनत्व कितना है। जैसे पृथ्वी जब यह जो है ऊपरी सियाल में चलती है, सियाल किसकी बनी है? ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। सियाल जो है ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। जब यह यहां से चलती है तो लगभग जो है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। लेकिन जैसे जैसे यह कोर की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी गति में बदलाव आता है और 10 से 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति तक हमको देखने को मिलती है पी वेव की। यानी कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर जो है घनत्व बढ़ रहा है, इसलिए इसकी
जो गति है उसमें भी बदलाव आ रहा है। अगर इसकी गति में कमी आती तो हम लोग ये कहते हैं कि अंदर की जो चट्टानी संरचना है वो कैसी है, हल्के धातुओं से मिलकर या हल्के पदार्थों से मिलकर बनी है। तो ये तो रहा प्रत्यक्ष स्रोत का भूकंप विज्ञान। अब इतने सारे मत हो गए, इतने ज्यादा मत हो गए, अब इन मतों को क्या किया जाए भाई, सबके अपने अपने मत हैं। तो एक संस्था होती है IUGG, उसने सभी के मतों को मिलाकर एक नई चीज उसने प्रस्तुत की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, वो भी हम लोग देखेंगे IUGG ने क्या कहा और कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी परतों में उसने बांटा, यह भी हम लोग देखेंगे। जैसे IUGG ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उनको बांटा। उसके भी 3 भागों के भी उपभाग कर दिए कि ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी अंतरतम यानी ऊपरी कोर, आंतरिक अंतरतम यानी कि इंटीरियर कोर, इस सबके उपभाग कर दिए, यानी कि कुल हो जाते हैं 6। अच्छा, ये जो 6 हैं इनको भी बदलती स्पीड कैसे बदलेगी, घनत्व में जब परिवर्तन आएगा, और घनत्व में परिवर्तन आने के बाद में जहां पे घनत्व स्पीड में परिवर्तन आ रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूटी भी एक बन जाती है, और डिसकंटिन्यूटी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपने लेहमैन, गुटेनबर्ग, आपने इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी सुनी होगी, वो भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं IUGG ने क्या कहा। तो ये हमने पहले तैयार कर लिया, इसलिए इसको नोट कर लिया, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हमने जो है इसको पहले तैयार करके अब इसमें समझाना है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपको हो सकता अभी समझ में ना आ रही हों, लेकिन हमने इसके बारे में समझो सारा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन बस इसको समझाना बाकी है कि इस जो डायग्राम का मतलब क्या है। यह जो डायग्राम है IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोफिजिक्स, जो यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स जो है, इसके अनुसार जैसे बहुत सारे मत हो गए, फिर वो चाहे मानवीय परीक्षण के आधार पे इन्होंने देखा, बदलते घनत्व के आधार पे देखा, बहुत सारे विद्वानों के मतों के आधार पे देखा, फिर उन्होंने एक जो है खाका प्रस्तुत किया, या एक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में डायग्राम बताया कि पृथ्वी के अंदर ऐसे ऐसे कुछ बदल रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हमने एक डायग्राम में समेट कर हम आपके लिए आपको समझाएंगे कि जो IUGG है वो किस तरीके से किस चीज़ को मानता है, और वही जो है परीक्षा में हमारे माना जाता है। तो IUGG ने क्या किया, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा। पहला था क्रस्ट, दूसरा था मेंटल, तीसरा था कोर। अंग्रेजी में इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को क्रोड भी कहते हैं, कोर को क्रोड भी कहते हैं, और क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर का भाग था वो क्रस्ट, बीच वाला भाग मेंटल, और सबसे निचला भाग जो था वो कोर था। जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का बना है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का बना है, जिसकी मोटाई जो है लगभग
35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। यहां पे पी की और जब क्रस्ट है, क्रस्ट की भी दो भागों में ये बटा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल जो है वह भी दो भागों में बटा, कौन कौन सा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऐसे ही कोर भी दो भागों में बंटता जाके है, कौन सा, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। यही सारी चीजें जो है ये जो है यहां पे हमने समझाई हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ऊपरी क्रस्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। या जो ऊपरी परत है इस पे ही हमको पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब सब कुछ देखने को मिलता है। या हम जिस पर रहते हैं वो कौन सी है, ऊपरी क्रस्ट। निचला क्रस्ट जैसे महासागरीय का नितल जो है वो निचले क्रस्ट में आएगा, या बेसाल्ट जैसी चट्टानों से मिलकर बना है ना। कहीं कहीं पे क्रस्ट पे भी बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। ऊपर वाले को भाग को लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, और जो उसके नीचे दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फेयर, जिसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर रहता है जिसका, और या जो है 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऊपरी क्रस्ट की जो मोटाई है, निचले क्रस्ट की जो मोटाई है 35 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं पे यह 100 किलोमीटर भी मानी जाती है, दुर्बलता मंडल। उसके बाद आता है मेंटल को दो भागों में बांटा, कौन सा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की बात करें तो इसका जो तापमान है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यह जो है 700 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो ऊपरी मेंटल है वह 700 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसका जो तापमान है 1900 डिग्री सेल्सियस है। निचला जो मेंटल है उसका तापमान जो है 3700 डिग्री सेल्सियस है, और यह जो है 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। 2900 किलोमीटर तक पाया जाएगा। अब सोचिए 1 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति 32 मीटर पे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे तापमान देखिए कहाँ जा रहा है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसको ही निम्न गति का मंडल कहते हैं, और यहीं पे जो है मेंटल प्लूम पाए जाते हैं। मेंटल प्लूम जो हैं वो इस तरीके से चलते हैं ऊपर की ओर। निम्न गति का मंडल, मेंटल प्लूम, तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जो मोटाई है, जो इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर तक है, और ज्वालामुखी का स्रोत भी यही है, यानी कि ज्वालामुखी जो आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। और निचला मेंटल जो है ये है। अगर संपूर्ण मेंटल की बात करें, पूरे मेंटल की बात करें, तो इसका जो संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का या जो है 68% है, और आयतन का जो है वो 83% है। संपूर्ण पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83%, संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 68% है, यानी कि यह जो मेंटल है सबसे बड़ा भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। उसके बाद बात करें, हमने बात की कोर की। कोर को भी दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है वह जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जिसका टेम्परेचर, तापमान जो है 4300 डिग्री सेल्सियस है। और आंतरिक कोर जो है 5150 से 6371 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ के 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और या जो संपूर्ण पृथ्वी का इसका जो आयतन है 16% है, किसका, कोर का। द्रव्यमान जो है 32% है। तो ये भी हम लोगों ने देखा। अब जो है यह जो था ये बदलते घनत्व के आधार पे था। अब जैसे जैसे घनत्व बदलता है या बढ़ता है, वैसे वैसे पी वेव की गति जो है वो भी बदलती जाती है। यानी कि ऊपरी क्रस्ट में हमको देखने को मिला पी वेव की जो गति थी 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। वहीं पी वेव जो है निचले क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। और वहीं पे जैसे ही मेंटल में पहुंचता है 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से पी वेव जो है वो चलती है। लेकिन आप देखेंगे कि पी वेव जो है कोर में पहुंचते पहुंचते
13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से भी चलती है। तो ये सारी चीजें जो थी, और इनके अगर जो यहाँ पे घनत्व देखेंगे कि ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, निचली क्रस्ट का 3.0 यानी कि 3 ग्राम प्रति किलोमीटर प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं 4 से साढ़े चार से लगभग 5 साढ़े 5 तक जो है मेंटल का घनत्व हो जाता है। वहीं यहाँ पे 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है घनत्व हमको कोर में देखने को मिलता है। पृथ्वी का औसत घनत्व की हमने बात कर ली, पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट की बात कर ली, कोर के घनत्व की बात कर ली। ये थी चर्चा IUGG की। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे असंबद्धता है, यानी कि जहां से घनत्व में बदलाव आ रहा है वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि वहां पे घनत्व और पी वेव की स्पीड में अंतर पाया जा रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हम लोग देखेंगे यानी कि असंबद्धता। देखिए, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट का विभाजन का आधार ही है यह असंबद्धता। ऊपरी मेंटल निचली मेंटल का विभाजन का आधार ही है असंबद्धता, यानी कि जहां पे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का बॉर्डर होगा वहां पे एक असंबद्धता होगी, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो बॉर्डर होगा वहां पे एक असंबद्धता होगी। ऊपरी मेंटल निचले मेंटल पे जहां पे होगा वहां पे एक होगी, निचली मेंटल और बाह्य कोर पे यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, यानी कि ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वह जो है जो ऊपरी कोर की बात करें, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी निचले क्रस्ट कि जो है इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, वह है कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। उसके बाद में निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, जो इसके बीच की है वह है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो है वह है मोहोसेवेरिक या सेवेरिक या मोहो सिर्फ कह सकते हैं, मोहो असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में, इसके बीच में जो है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में रेपटी असंबद्धता। निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो असंबद्धता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। सबको अंग्रेजी में यही कहते हैं। तो इसके बाद में बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में, इसके बीच में लेहमैन असंबद्धता। तो डिसकंटिन्यूटी भी हमने देखी, कोनार्ड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटी हैं। इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में इतनी जानकारी थी।
उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपकी परीक्षा के लिए यह उपयोगी भी साबित होगी, ऐसी आशा करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जान के कैसा लगा, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको कितना समझ में आया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और कौन से आपके डाउट्स हैं, ये आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यकीन मानिए इससे ऊपर आपका कहीं भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यह जो चैप्टर है समाप्त होता है अब, और इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो आशा करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।